Hello friends, welcome to this video. This video is about फंडामेंटल राइट्स। हिंदी में कहा जाए तो मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में ही थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। अब अगर हम हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के नज़रिए से इस भाग को, इस पार्ट को अगर देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे सवाल इस भाग से हमें आते हैं। कई बार हमें एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि अधिकार ये कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आपको ने इसको डिटेल में अगर नहीं समझा है तो आम तौर पे हर स्टूडेंट इसका जवाब 6 में देगा कि 6 तरह के अधिकार होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो 6 प्रकार है वो अधिकार नहीं है, वो है मौलिक अधिकार। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कितने हैं तब आप उसका जवाब देंगे कि ये 6 तरह के होते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि अधिकार कितने तरह के होते हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ इतना कहना है कि अधिकारों का कोई प्रकार नहीं होता है। जहाँ उनका जन्म होता है, जहाँ वो पैदा होते हैं, जिस रूप में वो उनका जन्म होता है, जिस रंग में उनका जन्म होता है, वो अधिकार हो जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, एखादा अधिकार अगर प्रकृति से पैदा होता है उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, या फिर एखादा अधिकार संविधान से पैदा होता है, संविधान से उस अधिकार का जन्म होता है तो हम उसे संवैधानिक अधिकार कहेंगे। अब यहाँ पे अगर अधिकार हम देखें तो कुछ अधिकारों के बारे में मैंने यहाँ पे जानकारी दी है। ये कुल 5 तरह के हैं। पहला प्राकृतिक अधिकार। अगर प्राकृतिक अधिकार देखें तो इसमें 3 तरह के अधिकार आते हैं। पहला जीवन का अधिकार, यानी कि हर इंसान को जीवन जीने का हक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि कोई भी यहाँ गुलाम नहीं है, हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान अपने मर्जी के हिसाब से कहीं भी जा सकता है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, जिसका अर्थ है कि हर इंसान को अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार है। दूसरा प्रकार है मानवाधिकार। इसमें 8 तरह के अधिकार आते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मानवाधिकार में कितने तरह के अधिकार आते हैं तो इसका जवाब होगा 8। कुल 8 अधिकार मानवाधिकार में आते हैं। और वो 8 अधिकार कौन से हैं? तो वो है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी, नैतिक तथा मौलिक अधिकार। ये 8 अधिकार मानवाधिकार में आते हैं। अब हम बात करें संवैधानिक अधिकार की, तो इसमें आर्टिकल 300A जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 1978 में जिसे जोड़ा गया था, ये आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार है। दूसरा है आर्टिकल 325। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ना तो एक्सक्लूड किया जा सकता है, यानी कि ना उसे उस जगह से निकाला जा सकता है, और ना ही किसी को इंक्लूड यानी किसी को जोड़ा जा सकता है। हर इंसान को हर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में हमें कहा गया है कि हर इंसान को जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसे मतदान करने का अधिकार है। इस आर्टिकल 326 को विधिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि विधिक अधिकार मतलब अगर कोई संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी कानून को लाता है तो उसे विधिक अधिकार कहते हैं। और ये जो आर्टिकल 26 है मतदान का अधिकार, ये अधिकार हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 से मिला है। इसीलिए इसे विधिक और संवैधानिक दोनों अधिकारों में रखा जाता है। अब हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 से लेके 32 में आते हैं, तो इन अधिकारों का अगर कभी उल्लंघन होता है, अगर इन अधिकारों को आपसे कोई छीनता है, तो उस वक्त वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में तथा आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जा सकता है। और वही अगर हम संवैधानिक अधिकार की बात करें, तो अगर संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, संवैधानिक अधिकार को आपसे कोई छीनता है, तो उस वक्त आप आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वही अगर विधिक अधिकार को नष्ट करना है या उसे रद्द करना है, तो उस वक्त हम जिला अदालतों में जाते हैं। अब हम देखें मौलिक अधिकारों की, जिनमें कहा गया है कि 12 से लेके 35 तक के सेक्शन हैं। तो ये जो सेक्शन है 12 से 35, इन सारे सेक्शन में, इन सारे आर्टिकल्स में मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें सिर्फ उसकी व्याख्या या उससे अनुरूप कोई बात कही गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 12, 13, 31, 33, 34 और 35, ये जो छः आर्टिकल हैं, ये सहायक आर्टिकल है, ये एक सहायक अनुच्छेद है। इनमें मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ उनके बारे में, उनकी व्याख्या, उनकी परिभाषा या उनके संबंधित कोई जानकारी दी गई है। अब अगर हम हमारे मौलिक अधिकारों की बात करें, तो ये कुल 6 तरह के होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 में दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर 28। पांचवा है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29, 30। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। हम इन 6 प्रकार के बारे में डिटेल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ सवाल भी दिए हैं, जैसे कई बार इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं। अब अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये किसके विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किसके खिलाफ लिए जा सकते हैं, तो वो है राज्य। ये मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। और अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को कैसे छीना जा सकता है, अगर आपके कोई किसी से उनके मौलिक अधिकारों को छीनना है, कोई मौलिक अधिकारों को लेना है, तो वो कैसे किया जाएगा, तो वो विधि बनाकर किया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा संसद में, और उसी के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जा सकता है। अब हम बात करें आर्टिकल 12 की, अनुच्छेद 12। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट मतलब क्या, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है। तो इसे जो उसकी डेफिनेशन है उसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, उसकी पूरी डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ के आपको समझ में आए, इसके लिए ऐसा मैंने लिखा है। तो इसमें जो मुद्दा है, जो राज्य के डेफिनेशन है, उसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये सब लोग स्टेट में आएंगे, ये सारे लोग राज्य में आएंगे। अब केंद्रीय सरकार, इनकी न्याय कार्यपालिका, संसद की विधायिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल की विधायिका। स्थानीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी कौन होंगे, पंचायत, नगर पालिका, सुधार बोर्ड, इम्प्रूवमेंट बोर्ड, टाउन एरिया, पोर्ट ट्रस्ट, बंदरगाह की जो व्यवस्था होती है वो, छावनी क्षेत्र, कैंटोनमेंट एरिया, ये सारे स्थानीय अधिकारी में आएंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें अन्य प्राधिकार कि अन्य में कौन आएगा, तो अन्य में ऐसी संस्था आएगी जो सरकार के लिए एक हथियार के रूप में काम करती है, सरकार के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है। और वो संस्था केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के
नियमों से, उनके कानूनों से बनाई गई है, पर वो वही संस्थाएं जो स्वायत्त के आधार पर यानी कि ऑटोनॉमी के आधार पर काम करती हैं, और वो संस्थाएं सरकार के लिए काम करती हैं। मतलब वो संस्था जो ऑटोनॉमी के आधार पर काम करते हुए सरकार के लिए काम करती है, ऐसी सारी संस्थाएं अन्य के प्राधिकार में आएंगी। अब यहाँ पे आपसे सवाल किया जा सकता है कि जो राज्य है उसके कुल कितने अंग हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो राज्य है उसके कितने अंग हैं, तो उसका जवाब होगा 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, ये तीनों राज्य के अंग होते हैं। अभी हमने आर्टिकल 12 देखा। अब आर्टिकल 13, सिद्धांत एवं विधि की परिभाषा। अब इसमें हर एक विधि, हर एक कानून के बारे में बताया गया है। संविधान के प्रारंभ की विधियाँ, यहाँ पर ज़्यादातर जब संविधान बनाया गया उस वक्त की विधियों के बारे में जानकारी इस आर्टिकल 13 में हमें दी गई है। इस आर्टिकल 13 के कुल 4 खंड हैं। आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). तो हम इन सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। जो आर्टिकल 13(1) है, इसमें हमें बताया गया है कि ऐसा कोई कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून था, पर वो अब भी हमारे यहाँ पे लागू है। मतलब ऐसा कोई कानून जो ब्रिटिश के शासन में बनाया गया था, पर हमारे मौलिक अधिकार, हमारी संसद जब लागू की गई उसके बाद भी वो आज तक कायम है। ऐसे कानूनों को, ऐसे कानून, ऐसी विधियाँ जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो वो विधियाँ उल्लंघन की मात्रा तक शून्य रहेगी। और ऐसे जो कानून है, अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, तो सिर्फ एग्जाम के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अभी हमारा नियम है कि अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने हाजिर करना होता है। अब ये हमारा आज का कानून है जिसमें यह कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आप उसे जज के सामने हाजिर करो। पर अगर ऐसा कोई कानून है जो 26 जनवरी 1950 से पहले बनाया गया है और उस कानून में कहीं पे उस कानून के किसी भाग में ऐसा लिखा गया है कि आप अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे 48 घंटे या 72 घंटे या उससे ज़्यादा दिन तक आप जज से सामने हाजिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतभेद हो रहा है, जैसे इस आज के कानून में 24 घंटे हैं और पुराने कानून में 48 घंटे, तो ये जो मतभेद हो रहा है उसका उल्लंघन, जैसे पुराना कानून 48 घंटे कह रहा है तो वो उल्लंघन हो रहा है, तो वो उस उल्लंघन की मात्रा तक, यानी कि जो उसका 48 घंटे की जो उसका टाइमिंग है उस भाग को शून्य कर दिया जाएगा। और जो आज का टाइमिंग है, जो आज के इसमें कहा गया है कि ये 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने हाजिर करना है, उस भाग को लागू किया जाएगा। तो इस सब को ग्रहण का सिद्धांत यानी आच्छादन का सिद्धांत, अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। अब भारत के संविधान को लागू होने से पहले एक विधि है जो हमारे संविधान लागू होने के बाद भी लागू है, और वह विधि हमारे जो आज के मौलिक अधिकार हैं उससे असंगत है, उससे विभेद करती है। तब भारत का संविधान बोलता है कि उस विधि के सिर्फ उतने से भाग को उसकी उल्लंघन मात्रा तक शून्य कर दी है। अगर और भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कोई पूर्व विधि है और उसका कोई भाग है, ना कि वो पूरी विधि, सिर्फ थोड़ा सा उसका कोई अंश है जो हमारे आज के मौलिक अधिकारों से विभेद करती है, हमारे आज के मौलिक अधिकारों से असंगत है। तो ऐसे वक्त में हमारे मौलिक अधिकार विधि के उस भाग का आच्छादन कर देगा। आच्छादन कर देगा मतलब कि उसको ढक देगा। जैसे अभी मैंने पहले बताया आपको कि जैसे अगर पहले किसी को गिरफ्तार करने के बाद जज के सामने अगर हाजिर करना है तो समझो अगर वहाँ पे 48 घंटे का समय दिया गया है और आज के हमारे इसमें 24 घंटे का समय है, तो जो हमारी आज का टाइमिंग है वो उस पुराने टाइमिंग को, उस भाग को कवर कर लेगी।
और पूरा उसका जो कानून है पहले की विधि का वो लागू रहेगा, पर जो टाइमिंग है वो हमारा आज का इस्तेमाल होगा। और ऐसी विधियाँ 26 जनवरी 1950 के बाद नहीं लागू होंगी। अब हम बात करें आर्टिकल 2 की, तो इसमें संविधान के बाद की विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 13(1), इसमें संविधान के पहले की विधियों के बारे में जानकारी दी गई है, और जो आर्टिकल 2 है वो संविधान के बाद की विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो राज्य है या जो विधानमंडल है वो ऐसी कोई भी विधि को नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है या उसे कम करती है। मतलब संसद के पास में विधि बनाने का अधिकार है, पर वो ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे आज के मौलिक अधिकारों को कम करती है या उसे छीनती है या उसे प्रभावित करती है। अगर वह ऐसी कोई भी संसद ऐसी कोई भी विधि बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उससे असंगत है या उसे कम करती है, तो उतनी भाग को उसकी उल्लंघन मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके से काम होता है। जैसे संविधान ने एक विधि बनाई, उस एक विधि में उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर एक छोटा सा भाग है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे वक्त पे अगर वो मामला न्यायालय में जाता है तो उस वक्त न्यायालय क्या करेगा कि उस उतने से भाग को मॉडिफाई कर देगा, उस उतने से भाग को हटाकर उस विधि को चालू रखेगा। और जब न्यायालय ऐसा काम करती है तो उसे पृथक्करण के सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें आर्टिकल 66A, ये जो आर्टिकल था वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। इस आर्टिकल 66A में कई सारे बंदिशें प्रेस मीडिया पे लगा दी गई थी। इसीलिए जब न्यायालय में ये मामला गया तो पूरा जो IT एक्ट है उस पूरे IT एक्ट को रद्द करने की जगह उन्होंने सिर्फ उस एक अनुच्छेद को हटा दिया और उस पूरे IT एक्ट को बचा दिया। तो इस प्रक्रिया को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें दूसरा प्रकार ऐसा है कि जब न्यायालय एक हरी विधि बनती है और वो उसको मौलिक अधिकारों से असंगत है और वो न्यायालय में जाती है, और जब उसका जो वो भाग है वो पर्टिकुलर पार्ट है, अगर उसको हटा दिया जाए तो बचे हुए जो भाग है विधि का उसका कोई मायने ही नहीं रहेंगे। जो मौलिक अधिकारों से का उल्लंघन करती है उतना वो भाग वही उस विधि का मर्म है, उस विधि की जान है, तो उसको निकालने के बाद में वो विधि अपना काम ही नहीं कर सकती। तो ऐसे वक्त पे न्यायालय उस पूरे के पूरे विधि को ही शून्य कर देती है। और न्यायालय की इस प्रक्रिया को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। 2017 के प्रीलिम्स का ये सवाल था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ये हमें कहाँ से मिलती है। तो हमारा जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका हमने अमेरिका की सरकार से लिया है। जो न्यायपालिका की जो सिस्टम है वो हमने अमेरिका की सरकार से ली है। तो इसके लिए जो ये हमारी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ये हमें अमेरिका से मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा आप, एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रकार का अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, जज की नियुक्ति का आयोग 2014 बनाया गया था, और इसकी वजह से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता थी उसको ठेस पहुंच रही थी, वो आहत हो रही थी। तो जिसके लिए जुडिशियल रिव्यू इस शक्ति का इस्तेमाल करके इस पूरे की पूरी विधि को हटा दिया गया, इस पूरे कानून को ही शून्य कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसके लिए मैंने इसे यहाँ पे डिटेल में भी लिख दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, या फिर इसमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर भी आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब हम अगला आर्टिकल देखें, आर्टिकल 13(3). तो इसमें विधि ये जो शब्द हैं इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें 8 तरह की विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये 8 तरह की जो विधियाँ हैं
ये कौन सी है, इसे हमें याद रखना होगा। यह है नियम, विनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, अधिसूचना, रूढ़ि एवं प्रथा। ये जो 8 विधियां हैं ये आर्टिकल 13 के खंड 3 में आती हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है या जिससे सवाल आ सकते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं भागों को इसमें लिखा है, जिससे अगर कोई इतना भी पढ़ लेगा तो उससे बाद में इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सके तो इसको आप लिख लीजिएगा, आपके काम में आएगा। अंत में इसका आखिरी खंड है आर्टिकल 13 का खंड 4। इसमें बोला गया है कि जो आर्टिकल 368 के ज़रिए जो भी नए संशोधन किए जाते हैं तो वो इसमें लागू नहीं होंगे। इस आर्टिकल का कोई भी बात उस आर्टिकल 368 के संशोधन में लागू नहीं किए जाएंगे। कभी कभी ना ऐसा सवाल भी आता है कि जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, तो इनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है। और तब आपको ऑप्शन में राज्य, केंद्र, जनता, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है न्यायालय। इस मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है और इस जिम्मेदारी को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दी जाती है। अब हम अगले भाग की बात करें, समानता का अधिकार, राइट टू इक्विटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिए हुए हैं। तो इस आर्टिकल 14 में राइट टू इक्विटी में सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, विभेदता के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16, सरकार के अधीन पदों या नियोजन में अवसर में समानता, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अंत में आर्टिकल 18, उपाधियों की समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब हम इन सब को बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर लॉ। तो इसमें कहा गया है कि राज्य, जो हमारा राज्य है, किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अब अगर हमारी इस लाइन को देखें तो इसे मैंने इसके टुकड़े किए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस आर्टिकल 14 में सबसे पहले कहा गया है कि राज्य, तो ये किसके आर्टिकल 14 है, ये किसे लागू होती है, ये राज्य को लागू होती है। ये आर्टिकल 14 राज्य को निर्देश दे रहा है कि वो राज्य किसी भी भारत के व्यक्ति को उसके राज्य क्षेत्र के अंदर विधि के सामने समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल 14 की सारी जिम्मेदारी राज्य की होती है। अब राज्य मतलब क्या, तो राज्य की परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में देखी है। उसके बाद में दूसरा भाग इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति मतलब कौन, ये जो आर्टिकल 14 है वो किस पे लागू है, व्यक्ति, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है। पर व्यक्ति इस शब्द में और भी कुछ लोग आते हैं। जैसे व्यक्तियों के 2 प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा कृत्रिम व्यक्ति। अब प्राकृतिक व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्ति आते हैं, एक जो हमारे भारत के नागरिक हैं और दूसरे जो विदेशी हमारे भारत में रहते हैं। और वही अगर हम कृत्रिम व्यक्ति की बात करें तो इसमें आती है फर्म, कंपनी तथा निगम। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो उसे व्यक्ति का ही दर्जा दिया जाता है। उसके बाद में इस आर्टिकल में अगला शब्द कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समानता। ये जो शब्द है विधि के समक्ष समानता, ये विधि के समक्ष समानता, ये शब्द हमने ब्रिटिश विधि शाखा से लिया गया है।
कई बार आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें जो विधि के समक्ष समानता है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है? तो ये शब्द हमने ब्रिटिश विधि शाखा से लिया गया है। और उसमें अंत में ये भी कहा गया है कि विधियों के समान संरक्षण, और यह शब्द हमने अमेरिकी विधि शाखा से लिया है, इससे वंचित नहीं करेगा। तो ये पूरा उस आर्टिकल 14 का सार है। ये मैंने आपको जितना इजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ उस तरह से मैंने लिखने की कोशिश की है कि कभी अगर एक बार इसे पढ़ें तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अगर आप इसको देखेंगे तो जो बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। अब इस आर्टिकल 14 से रिलेटेड आपको एक सवाल किया जा सकता है कि जो आर्टिकल 14 है इसका बेनिफिट, इसका लाभ किसे मिलेगा? तो कई बार जिसने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी है, जिसने सिर्फ ये इतना ही भाग पढ़ा है, वो सिर्फ इतना ही लिखेगा कि इस आर्टिकल 14 का लाभ व्यक्ति को। आमतौर पे जब ऐसे व्यक्ति को ही पढ़ता है तो जिससे डिटेल नहीं पता तो वो सिर्फ भारत का नागरिक इतना लिख देगा। पर अगर इसे ध्यान से समझे तो इसमें इस आर्टिकल का लाभ नागरिक, विदेशी, कंपनी, निगम और फर्म, ये पांचों लोगों को मिलता है। अगर आपके एग्ज़ाम में नागरिक ये शब्द ही ना हो और उसके जगह पे विदेशी, कंपनी या निगम ऐसे शब्द हो तो आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 15, विभेदता के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें लिखा गया है कि जो राज्य है, देखिए यहाँ पे फिर से जिम्मेदारी इस आर्टिकल को पूरा करने की किसकी है? राज्य की है। ये राज्य किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक व्यक्ति, जो अभी हमने पिछले इसमें देखा कि कौन हो सकते हैं वो, उसको धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये जो 5 भाग है ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके आधार पे उसके साथ गलत बर्ताव, उसके साथ विभेद नहीं करेगा। तो अगर हम उसको और अच्छे से देखें तो जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को, अब व्यक्ति मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी नागरिक, विदेशी, निगम, कोई भी संस्था, उसको धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इन 5 के आधार पर उसके साथ विभेद, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब हम बात करें आर्टिकल 16 की। तो जो आर्टिकल 16 है जिसमें सरकार के अधीन पदों का या नियोजन में अवसर में समानता, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो आर्टिकल 16 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आरक्षण संबंधित जानकारी दी गई है और ये मेंस में तथा प्री में कई बार इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, आरक्षण से संबंधित सवाल आते हैं और वो सारे सवाल आर्टिकल 16 के अंदर ही आएंगे। तो इसमें कुल 5 खंड हैं। पहला आर्टिकल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5). अब हम बात करें आर्टिकल 16(1) की। तो 16(1) इसमें बताया गया है कि हर नागरिक को अवसर की समानता है। आर्टिकल 16(1) कहता है कि जितने भी यहाँ भारत के नागरिक हैं उन सबको अवसर की समानता है, उन सबको एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी इसकी जगह की समानता दी गई है। अब हम अगर बात करें आर्टिकल 16 के खंड 2 की, तो इसमें कहा गया है कि राज्य नियोजन या नियुक्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या उद्भव, इनके आधार पे विभेद नहीं करेगा। तो आर्टिकल 16 का खंड 1 हमें कहता है कि हर इंसान को, हर नागरिक को अवसर का अधिकार है, और वही आर्टिकल 16(2) हमें कहता है कि राज्य जो नियोजन और नियुक्ति के वक्त पे धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्भव, इनके आधार पे किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करेगा। अभी हमने आर्टिकल 15 देखा था तो उसमें सिर्फ 5 बातें कही गई थी, और आर्टिकल 16 में निवास और उद्भव, ये 2 बातों को जोड़ दिया गया है। अब हम बात करें आर्टिकल 16 के खंड 3 की। अब देखिए, अगर कोई भी आर्टिकल लागू होता है तो उसको लागू करने के बाद में उसमें कुछ अपवाद भी दिए जाते हैं।
तो जो आर्टिकल 16 है इसमें भी आर्टिकल 16 के खंड 3 से लेकर खंड 5 तक इस आर्टिकल के अपवाद दिए गए हैं। अब आर्टिकल 16 का खंड 3 हमें ऐसा कहता है कि निवास को एक अधिमानी यानी कि आहर्ता बनाया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, कोई जगह निकालती है, तो उसमें वो ऐसा डाल सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे निवास के ऊपर आहर्ता बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 16(2) में निवास के नाम पे भेदभाव करने से मना किया था, तो वही आर्टिकल 16(3) में निवास को आहर्ता बनाने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करें आर्टिकल 16 का खंड 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बोला गया है कि ये जो आर्टिकल 16(4) है, यहीं पे इसी जगह से जो सरकारी पद है यहाँ पे आरक्षण की शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 16(4) को अगर आप कभी भी पढ़ोगे तो इसे हमें हमेशा आर्टिकल 335 के साथ में पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 16(4) को पढ़ने पर आपको ये ठीक से नहीं समझ में आएगा। आर्टिकल 16(4) जो बोलता है कि सरकारी पदों पर आरक्षण समाज के दुर्बल वर्गों को दिया जाएगा, विशेष तौर पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। मतलब आर्टिकल 16(4) समाज में दुर्बल वर्गों को आरक्षण देता है, और ये दुर्बल वर्ग कौन होंगे? तो ये है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब इसमें आर्टिकल 335 जो है उसमें कहा गया है कि जब भी सरकार सरकारी पदों पर नियोजन या आरक्षण देगी तो वो ये ध्यान में रखेगी कि कर्मचारी की कुशलता और उसकी क्षमता को वो प्रभावित ना करें। मतलब अगर किसी को आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें वो कार्यकुशलता और कार्यक्षमता देखकर ही उसे लिया जाएगा। सिर्फ वो दुर्बल वर्ग का है ये देखकर वो उसे नहीं लेंगे। आर्टिकल 16(4) को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। इस आर्टिकल 16(4) में जैसे पहला जो खंड है आर्टिकल 16(4) का भाग ए, जिसमें ये कहा गया है कि आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति को दिया जाएगा, पर आरक्षण देते समय व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और वही इस आर्टिकल में जो आर्टिकल 16(4) का खंड बी है उसमें ऐसा कहा गया है कि आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को भी दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ऐसा उठता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कौन? ये जो ओबीसी कास्ट है इसमें कौन आएगा? तो इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको समझने के लिए कि ओबीसी में किसे लाया जाए, इसके लिए सरकार ने 2 बार कमीशन बिठाई थी। सबसे पहले यहाँ पे मैं इतिहास में का भी थोड़ा दे रही हूँ जिससे आपको इस आर्टिकल को और भी डिटेल में समझ में आए और आपका थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट भी कवर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे जो 2 कमीशन बनाए गए थे वो देखें तो जो पहली कमीशन बनाई गई वो थी काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था अगर वो रिपोर्ट लागू हो जाता तो फिर बस काम हो जाता हमारे देश का। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि जो हमारे देश की कुल आबादी है वो कुल आबादी 58% है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सरकारी सेवा में 52% तक आरक्षण दो। अब देखिए अगर वाकई में इस जो रिपोर्ट काका कालेलकर ने दी थी अगर उसे लागू कर दिया जाता तो ये 52% ऊपर से अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों को मिलाकर 15 + 7.5 मतलब 22-22.5% पहले ही ऊपर चला गया है। अगर इसको भी ला देते तो मतलब 70-75% आरक्षण तो और लग जाता। फिर हम जैसे ओपन वालों का सब बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए इस जो काका कालेलकर का जो ये रिपोर्ट है उसे नहीं माना गया था।
1976 में, हम सबको पता है कि 1976 में इमरजेंसी का टाइम था और उस वक्त मोरारजी देसाई ने सरकार बनाई थी अपनी। और ये सरकार ने फिर 1979 में एक आयोग बनाया और उस आयोग में उसका नाम था वीपी मंडल आयोग। वीपी मंडल यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल। और इनको पूछा गया कि भाई ये जो ओबीसी है इसके बारे में आप थोड़ी व्याख्या कीजिए, इनको कितना आरक्षण दिया जाएगा और इसमें कौन आएगा, इसको देखिए। तो इन्होंने जब अपना रिपोर्ट बनाया तो उसमें उन्होंने जो संविधान के पहले का जो मामला था देवदासन विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस को ध्यान में रख के अपना रिपोर्ट बनाई। और इन्होंने कहा कि हमारे देश की जो आबादी है वो कुल 52% है जो पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से 27% लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पर इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी वीपी मंडल ने, तब तक ना बहुत देर हो गई थी। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा जी सत्ता में आ गई थी। तो उन्होंने आने के बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और ये पेंडिंग हो गई। उसके बाद वक्त और बढ़ा और इंदिरा जी की हत्या हो गई और उस वक्त राजीव गांधी इनकी सरकार बनी। अब राजीव गांधी की जब सरकार बनी थी तो उस वक्त ये जो वीपी सिंह है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह को केंद्र में जगह दी गई और उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया। जब उन्हें गृह मंत्रालय मिला तो उस वक्त उन्होंने राजीव गांधी की सरकार गिराने की साजिश रचनी शुरू कर दी। और जिसके बारे में जब राजीव गांधी जी को पता चला तो उन्होंने उन्हें गृह मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय दे दिया, जहां पर एक बहुत ही चर्चित घोटाला बोफोर्स का घोटाला इन्होंने खुलवाया। और वो घोटाला सामने आने के बाद इन्होंने अपना वीपी सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया और जिस वजह से जो राजीव गांधी जी की सरकार थी वो गिर गई। जब राजीव गांधी की सरकार गिरी तो उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी सरकार बनाने का मौका मिला, पर उन्हें पता था कि ऐसे वक्त पे उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो वो चाहते थे कि ऐसा कोई कानून बने, ऐसा वो कुछ लाए जिसके बाद में उनकी सरकार थोड़ा लंबा टिक सके। तो ऐसे वक्त पे जो उनके प्रमुख लोग थे, जो उनके सहकारी थे, उन्होंने उनको याद दिलाया कि जो हमारे मंडल की जो रिपोर्ट थी आरक्षण को लेकर वो पेंडिंग है। अगर हम उसे लागू करते हैं तो भारत के 52% लोगों का समर्थन चुनाव के समय हमें मिल सकता है। तो बस चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अपने चुनावी फायदों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस मंडल की रिपोर्ट को एक गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए लागू कर दिया। और जिसके बारे में हमें पता है कि जब आरक्षण लागू किया गया तब किस हद तक आंदोलन किए गए। जितने भी छात्र थे उन्होंने कई तरह की रैलियां निकाली, जिसमें JNU के दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक छात्र था राजीव गोस्वामी, उसने अपने आप आत्मदाह कर लिया, जिसकी वजह से इस आरक्षण से संबंधित कई सारे मुकदमे न्यायालय में डाले गए। और इनसे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो मुकदमा था वो था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिस मुकदमे को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और चर्चित केस था। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 16 के खंड 4 के तहत पिछले वर्गों को आरक्षण देने का जो प्रावधान बनाया गया है, तो उसे उन्होंने फिर से उसका परीक्षण किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। ऐसा माना जाता है कि जब इंदिरा साहनी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, अगर उस वक्त उस निर्णय को हमारी सरकार लागू कर देती तो आज जो आरक्षण संबंधित जो समस्याएं हैं वो होती ही नहीं। तो न्यायालय ने 3 तरह के मुद्दे बताए और ये अपना निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि लाभ सिर्फ उनको दीजिए जिनको उनकी ज़रूरत है।
ना कि हर किसी को। यानी वो ये जो लाभ है आरक्षण संबंधित, वो लाभ क्रीमी के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर जिनके माता पिता ऑलरेडी IAS IPS हैं उन लोगों को ये लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, न्यायालय ने कहा कि ये जो लाभ है आरक्षण संबंधित वो सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति पे दिया जाना चाहिए, ना कि पदोन्नति पर। यानी कि अगर आप आरक्षण से आप लेवल 3 पे लगते हैं, 3 पे आपकी जॉब लगती है और उसके ऊपर पदोन्नति होने के लिए अगर वैसे नॉर्मल तरीके से आपको 3 साल का समय लगेगा, पर आरक्षण की वजह से आप 1 साल 1.5 साल में बन जाते हैं, तो वो पदोन्नति को वहाँ पे लागू नहीं, वो आरक्षण को वहाँ पे लागू नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति पे ही उसे लागू करना चाहिए। उसी के साथ न्यायालय ने ये भी कहा कि यह आरक्षण प्रारंभिक भर्तियों पे न लागू हो, बल्कि बैकलॉग और अनफिल्ड सीट पर भी लागू होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर इस साल वैकेंसी निकलती है जिसमें 50% सीटें OBC वालों के लिए या अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के लिए हैं, और वो पूरी सीटें नहीं भरती हैं, जिसमें से कुछ जैसे 50 सीटें जिसमें से 30 ही फुलफिल हो पाती हैं और 20 रह जाती है, तो उस 20 सीटों पे अगर उनका दावेदार नहीं है, कोई OBC या SC ST वाला नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को रखा जाए, उन पर भी ये लागू किया जाए। पर जो ये निर्णय था, ये निर्णय हमारी सरकार को सही नहीं लगा और उन्होंने इस निर्णय को खारिज करने के लिए, इसको नलिफाई करने के लिए संविधान में संशोधन किया। 77वां 77 संविधान संशोधन 1995 लागू किया गया, जिसमें इस निर्णय को हटाने के लिए आर्टिकल 16 का खंड 4A बनाया गया, जिसमें सरकार ने कहा कि सरकार जो भी आरक्षण दे रही है उस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य की सीमाओं में जो लोगों से मिलता रहेगा, उन्हें परिणामिक परिस्थिति का लाभ भी मिलेगा। तो सरकार ने आर्टिकल 16 का 4A बनाकर अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया, और उसी तरह आर्टिकल 16 का खंड 4B 81वें संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया। अब अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसे देखें तो जो आर्टिकल 16 4 का खंड A है, जिसे 77वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जैसे अभी हमने देखा कि न्यायालय ने कहा था कि जो आरक्षण है वो सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति पर दीजिए, पदोन्नति पर नहीं। पर न्यायालय का इस ऑर्डर को नलिफाई करने के लिए हमारी सरकार ने 77वां संशोधन करके आर्टिकल 16 का खंड 4A बनाया और पदोन्नति पे भी आरक्षण लागू कर दिया। उसी के बाद 81वां संशोधन करके आर्टिकल का 16 का खंड 4B लाया गया, जिसमें बैकलॉग की भर्तियाँ जो होती हैं, उन बैकलॉग की भर्तियों को एक अलग वर्ग मानते हुए 100% सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों से ही भरी जा सकती हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो बैकलॉग की सीटें हैं, अगर वहाँ पे आरक्षित लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर वो बैकलॉग खाली रहती है वो सीटें, तो वहाँ पे जो ओपन कैटेगरी के या अदर जो आरक्षित नहीं है उनके बच्चों को भी लाया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को रद्द करने के लिए हमारी सरकार ने बड़ी मेहनत करके आर्टिकल 81 का ये संविधान संशोधन 81 का आर्टिकल 16 का खंड 4B लागू किया गया। अब इसमें एक बहुत ही चर्चित केस था, अजीत प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
कई बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो पकड़ का सिद्धांत है, जो कैचअप थ्योरी है, वो किस केस से आई है। तो उस वक्त हमें सिर्फ ये केस लॉ याद रखना है। सिर्फ इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी आपसे पूछे कि पकड़ के सिद्धांत कहाँ से आया, तो अजीत प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से दिया गया था। तो ये केस ये था कि जहाँ पे पदोन्नति संबंधित आरक्षण की समस्या है, तो इस समस्या को अजीत प्रताप सिंह ने चैलेंज किया था कोर्ट में, और उनका कहना था कि हम सब ने, अगर जो भी लोग एक ही बैच से पास आउट होते हैं, एक ही साथ जिनका सिलेक्शन होता है, तो आप उसमें से कैसे किसी को हमारा बॉस बना सकते हैं। हम जैसे अगर हम दो व्यक्ति हैं, दोनों ने साथ में ही एग्ज़ाम पास किए, दोनों ने साथ में ही सेम पोस्ट पे क्लियर हुए हुए, तो आप कैसे किसी पर्टिकुलर उस बंदे को उठाकर हमारा बॉस बना सकते हैं। तो जो बात न्यायालय को भी सही लगी, और उन्होंने ये आदेश दिया कि जो लोग एक श्रेणी पे एक ही बार में नियुक्त होते हैं, उन्हें उनका बॉस नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से कार्य की क्षमता में कमी आएगी, लोगों के मन में खटास आएगी। जो लोग मेहनत करके पास होते हैं वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बात करें अगला आर्टिकल 17 के, तो इसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अंत। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, इसका किसी भी रूप में आचरण निषेध है, किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस्पृश्यता से पैदा हुई निर्योग्यता को लागू करना एक अपराध है, जो कि विधि के कानून के अनुसार दंडनीय है। अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के अगर अच्छे से समझें, तो इसमें पहला जो भाग है उसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। दूसरा इसमें कहा गया है कि इसका किसी भी रूप में आचरण निर्देश है, मतलब इसका किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा इसमें कहा है कि ये दंडनीय है, विधि के अनुसार कानूनी रूप में इसे दंडनीय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आर्टिकल 17 है जिसमें कहा गया है कि ये अस्पृश्यता दंडनीय है, तो ये दंडनीय कैसे है, किस अधिनियम के तहत, किस कानून के तहत आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आर्टिकल 17 का अगर उल्लंघन होता है तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब ऐसा सवाल आता है कि जो आर्टिकल 17 है उसको किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। और अभी हमने यहाँ पे देखा जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है वो लागू किया गया था, पर जब कभी एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि ये नाम ही नहीं होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ये ऑप्शन में ही नहीं होगा। तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया तो इंदिरा जी ने 1976 में इसका नामांकन कर दिया, इसको पुनर्नामित किया, इसका नाम बदल दिया और इसको संशोधित किया गया। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो इसे सिविल अधिकार संरक्षण 1955 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला कि अगर आर्टिकल 17 को अगर दंडनीय करते हैं तो किस कानून के तहत करते हैं, तो वो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। पर अगर वह ऑप्शन में नहीं है तो फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। कभी आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जो सिविल अधिकार संरक्षण 1955 है वो कब लागू किया गया, तो वो यहाँ पे 1955 लिखा है, इसका लिए 1955 नहीं लिखना क्योंकि ये लागू किया गया था 1976 में। तो ये 2-4 बातें आपको इसमें जाननी होगी। अब हम बात करें आर्टिकल 18 की, उपाधियों में समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो इस आर्टिकल 18 में यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 18 है, ये थोड़ा आप देख लेना। तो इस आर्टिकल 18 के भी 4 खंड हैं, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो आर्टिकल 18 का खंड 1 है तो ये क्या कहता है, ये कहता है राज्य, सेना एवं विद्या यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई भी उपाधि नहीं देगी। यानी कि
राज्य को सिर्फ सेना और शिक्षा के संबंधित उपाधि देने का ही अधिकार है। इसके अलावा वो कोई भी उपाधि नहीं दे सकती। आर्टिकल 18 का खंड 2 ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो किसी अन्य विदेशी सत्ता से कोई भी नागरिक सम्मान नहीं लेगा। आर्टिकल 18 का खंड 3 हमें ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन सरकार के अधीन किसी भरोसे के, किसी विश्वास के या किसी फायदे के पद पे काम कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति भी सरकार की सेवा में है, वो किसी विदेशी सत्ता से कोई भी नागरिक सम्मान नहीं लेगा। और जो आर्टिकल 16 का खंड 4 है वो कहता है कि जो हमारे सरकारी सेवक हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किसी भी विदेशी सत्ता से कोई भी पद, कोई भी भेद, कोई भी उपलब्धि या कोई भी अन्य लाभ नहीं ले सकता। अब अगर हम इसे शॉर्ट में अगर समझें तो जो आर्टिकल 18 का खंड 1 है वो कहता है कि राज्य सिर्फ शिक्षा और सेना से संबंधित ही उपाधि देगा। खंड 2 हमें कहता है कि भारत का नागरिक, भारत का व्यक्ति विदेशी सत्ता से किसी भी तरह का नागरिक सम्मान नहीं लेगा। खंड 3 हमें कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत सरकार के अंदर काम कर रहा है, किसी भरोसे के पद पे है, तो वह व्यक्ति भी किसी विदेशी सत्ता से किसी भी तरह का सम्मान नहीं ले सकता है। और अंत में जो हमारा खंड 4 है वो हमें कहता है कि सरकारी सेवक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुबंधी के किसी भी विदेशी सत्ता से कोई भी पद, भेद, उपलब्धि या किसी भी तरह का लाभ नहीं लेगा। यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो सेना और शिक्षा के संबंधित जो उपलब्धि है वो हमें कौन देता है, तो वो है, उसका जवाब है राज्य। यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे राज्य हमें कौन सी उपलब्धि देता है, कौन सी उपाधि देता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग तरीके के होंगे और वहाँ पे एक सेना का ऑप्शन होगा या शिक्षा का होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य हमें सिर्फ सेना और शिक्षा संबंधित उपलब्धि ही दे सकता है। यहाँ पे और थोड़ा शॉर्ट में समझने के लिए जो हमारी उपाधि है वो 4 तरह में विभाजित है। आर्टिकल 18 का भाग 1 राज्य, सेना और शिक्षा में उपलब्धि देगा। आर्टिकल 18 का खंड 2 कोई भी व्यक्ति विदेशी सत्ता से नागरिक सम्मान नहीं लेगा। आर्टिकल 18 का खंड 3 जो भारत का नागरिक नहीं है पर सरकार के अंदर किसी विश्वास या लाभ के पद पे काम करता है तो ऐसा व्यक्ति भी विदेशी नागरिक का सम्मान नहीं लेगा। और अंत में आर्टिकल 18 का खंड 4 ऐसा सरकारी सेवक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी सत्ता से पद, भेद, उपलब्धि या कोई भी लाभ नहीं लेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 14 से लेके 18 है फंडामेंटल राइट के, वो समाप्त होते हैं और इसके आगे के फंडामेंटल राइट हम अगले